अस्सलाम वालेकुम। आज मैं क्लासिकल मैकेनिक्स जो है बीएस क्ला फिफ्थ सेमेस्टर में इंक्लूड है ये सब्जेक्ट। BZU यूनिवर्सिटी भी ये कोर्स करवा रही है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स का जो कोर्स करवाती हैं ये सारे टॉपिक्स उसमें इंक्लूड होते हैं। मैं ये स्टार्ट करूँगा। सारे लेक्चर्स इसका जितना भी कोर्स होगा वो सारा हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें अगर मैं पहला टॉपिक देखूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली एक ब्रांच है फिज़िक्स की ही, लेकिन ये जो है आपके पास माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को रीड करने के लिए, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ होती है। अगर आप माइक्रो में जाते हैं तो वहाँ पे तो ऑफ कोर्स क्वांटम मैकेनिक्स आती है और क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर मैं अलग से डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी के लिए हम मैक्रोस्कोपिक्स मीन बड़े लार्ज ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो लार्ज ऑब्जेक्ट्स के लिए हम क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो स्टडी करेंगे। इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें वो कहता है ब्रीफ सर्वे ऑफ न्यूटेनियन मैकेनिक्स। इसको न्यूटेनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, बिकॉज इसकी बेस जो है वो न्यूटन लॉ से स्टार्ट होती है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो जिसको आप यूँ पढ़ते हो एफ इज इक्वल टू एम में। ठीक है, ये एक ऐसा लॉ है जिससे सारी की सारी इक्वेशंस डिराइव हुई हैं। आप जितनी भी बड़ी इक्वेशंस पढ़ेंगे, जितने भी बड़े लॉज पढ़ेंगे, वो सारे लॉज की जो बेस होगी वो ये होगी। इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और क्लासिकल मैकेनिक्स अगर हम ले तो वहाँ पे ये न्यूटन सेकेंड लॉ है। तो यहाँ पे हमने यही सर्वे करना है न्यूटेनियन मैकेनिक्स का, मतलब सारे लॉज वगैरह पढ़ने हैं, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उनको हम देखेंगे हम क्लासिकल मैकेनिक्स में रीड कैसे करेंगे, हम पढ़ेंगे किसे, लिखेंगे कैसे। तो पहली बात आती है मैकेनिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल। ज़रा गौर करें, मतलब हमारे पास मैकेनिक्स ब्रांच तब यूज़ होती है जब कोई भी बॉडी इन मोशन होती है। ठीक है, लाइक एज कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो हम कहते हैं कि वो ऑफ कोर्स वो मैकेनिक्स में स्टडी होगी। लेकिन अभी हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे, अभी हम एक बहुत ही सादा सिंप्लीफाइड सिस्टम ले रहे हैं जिसको हम कहते हैं कि वो सिंगल पार्टिकल है, कोई भी एक सिंगल पार्टिकल है और वो इन मोशन है, वो मूव कर रहा है। मैं ज़रा डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करवा देता हूँ। लाइक एज ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें ये एक प्लेन है जो कि एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। तो एक पार्टिकल इस वक्त पड़ा है हमारे पास ए पॉइंट पे, और अगर ये ऑफ कोर्स मैकेनिक्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि मोशन स्टडी करना है, तो ये यहाँ से मूव करके कुछ टाइम के बाद ये आ जाता है यहाँ पे बी पॉइंट पे आ जाता है। तो यहाँ से ओरिजिन से लेके इसका जो ए तक का डिस्टेंस है उसको R1 कंसिडर कर रहे हैं और जो बी तक है उसको R2 कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मोशन के दौरान इसने जो चेंज आया है इसकी पोजीशन में वो है आपके पास डेल आर, जो कि है R2 माइनस R1। लाइक एक सिंपल सी अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा ये एक पार्टिकल था जो कि ए पॉइंट पे खड़ा है, और जैसे इसने मूव करना स्टार्ट किया कुछ टाइम के बाद ये बी पॉइंट पे था। इसका आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेट कर लें, ये एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेट कर लिया तो ये आर ए हो गया या R1 हो गया, आपकी मर्जी है, आप इसको जैसे मर्जी लिखें। और ये हो गया आपके पास RB या R2। तो इसका ये जो डेल आर होगा इसको आप लिखेंगे बेटा R2 माइनस R1, दैट्स इट। तो ये हो गया हमारे पास। अब अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ की बात करूँ, न्यूटन सेकंड लॉ ये है, मैं भी बता के आया हूँ। और जो एक्सेलरेशन होती है ये होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम होता है। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ तो न्यूटन, ये है न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन। लेकिन अगर मैं उसको इन टर्म ऑफ मैस एंड वेलोसिटी लिखना चाहूँ तो हम इसको टाइम पे डिवाइड कर देते हैं, लाइक ये टर्म एक आ जाएगी। और अगर इसमें वेलोसिटी को भी मजीद रीड करूँ तो वो है करली एस ओवर डी टी, मतलब डी एस ओवर डी टी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी की डिस्कशन हो रही है तो ये वेलोसिटी। तो ये जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा तो ये कुछ मेरे पास यूँ बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम डी ओवर डी टी डी एस ओवर डी टी। तो जब ये डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ऑफ कोर्स बेटा ये आपके पास क्या हो जाना है, स्क्वायर हो जाना है। और अब ये याद रखिएगा, इसको यूँ नहीं लिखना आपने, ये डबल डेरिवेटिव एस का है ना, तो आप इसको यूँ लिखेंगे। अगर सिंगल डेरिवेटिव होगा तो इसी एस के ऊपर आपने एक डॉट डाल देना है, अगर डबल डेरिवेटिव होगा तो इसी एस के ऊपर आपने डबल डॉट डाल देना है, तीन होगा तो आपने इसके ऊपर तीन डॉट्स डाल देने हैं। तो नेक्स्ट टाइम किसी भी चीज़ के ऊपर जो डॉट्स होंगे वो नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स होंगे। तो हमने ये लिख दिया, ये भी आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ ही है, लेकिन देखिए लिखने का अंदाज चेंज कर लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर मैं
ये एक सिंपल सी बात थी। लेकिन अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो मैंने एस नहीं यूज़ किया, मैंने आर यूज़ किया हुआ है, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, एस की जगह पे आर लिख दें, एफ इज इक्वल टू एम आर डबल प्राइम, दैट्स इट। अब वो कहते हैं नो फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन टू की बात करूँ, ये इक्वेशन टू है, इसमें वो कहता है एफ इज इक्वल टू एम डी वी ओवर डी टी है। अगर इस एम को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये तो आ जाएगा डी एम वी ओवर डी टी। तो जो मोमेंटम है वो किसके इक्वल होता है, मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो इट्स मीन कि मैं इस जगह पे p की वैल्यू लिख सकता हूँ। जब p की लिखूंगा तो आप मुझे बताएं यहाँ पे डेरिवेटिव कितने हैं, जस्ट वन है, तो आप इसको लिखेंगे f इज इक्वल टू p डॉट। ठीक है, ये आपके पास है न्यूटन सेकेंड लॉ, बट इन टर्म ऑफ मोमेंटम। वो था इन टर्म ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, बट ये भी न्यूटन सेकेंड लॉ ही है इन टर्म ऑफ मोमेंटम। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 होगी। अभी के लिए बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल्स ये आपको करवाता हूँ।